सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बुक का, एंड दैट इज योर नए साझेदार का प्रवेश। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या होता है नए साझेदार का प्रवेश? चलिए देखिए क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए जब कभी फर्म चलता है, ये फर्म चल रहा है और इसमें साझेदार है, साझेदार ए है और साझेदार कौन है? बी है। ठीक है, साझेदार ए और साझेदार क्या है? बी है। अब कोई साझेदार, नया साझेदार, मान लीजिए सी नाम का कोई साझेदार है, वो प्रवेश करना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, तो क्या करें? दे दे प्रवेश। हाँ दे दो प्रवेश, उसी को बोलते हैं प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश। लेकिन नए साझेदार का प्रवेश के पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं। क्या कहानी? देखिए, क्योंकि देखो जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसके साथ अपन को बहुत सारी ना लेखांकन से संबंधित बहुत सारे उपचार करने पड़ते हैं, लेखांकन से संबंधित बहुत सारे समायोजन करने पड़ते हैं। उसका कारण क्या, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। उसके कारण के पीछे कहानी है। देखिए क्या हुआ, जब व्यापार चालू हुआ, अभी फिलहाल अपन इसको किनारे रखते हैं। जब ए और बी ने नया जब फर्म चालू किया था, उन्होंने नया फर्म चालू किया था ए और बी ने, और बिल्कुल नया फर्म चालू कर रहे थे। ए और बी अपने मेहनत से इसमें पूंजी लगा रहे थे, फर्म चालू कर रहे थे। और सी को बोले भाई तू भी आ जाओ इस व्यापार में पूंजी लगा। सी को बोले कि भाई तू भी आ जाए इस व्यापार में पूंजी लगा, हम लोग तीनों मिलकर व्यापार करेंगे। सी बोला ना बाबा ना, मेरे को पूंजी लगाना नहीं, मुझे लाभ वाभ कमाना नहीं है, मैं रेलवे की नौकरी करता हूँ। ये बोलता है कि मैं रेलवे की क्या करता हूँ? नौकरी करता हूँ। मेरे को साल का मैं 6 लाख रुपए कमा लेता हूँ, यानी कि महीने का मैं 50,000 पर मंथ कमा लेता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। आप लोग को आपका बिजनेस क्या हो, मुबारक हो। तो बोले ठीक है, फिर भी बोले आजा भाई सी, मजा आएगा, बिजनेस करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। सी को बोले आजा बिजनेस में। सी बोला नहीं भाई, मेरे को नौकरी से संतुष्टि है, मेरे को नहीं आना है। सी बोला मैं आऊंगा ही नहीं। ठीक है, सी के बिना ही सही ए और बी ने व्यापार क्या किया? चालू किया। इन दोनों ने नया व्यापार चालू किया, बिल्कुल नया व्यापार था। इन्होंने 5 साल तक व्यापार किया, 5 साल तक व्यापार किया। और 5 साल बाद, 5 वर्षों बाद इन्होंने ना व्यापार को अपने पूरे एरिया का टॉप का व्यापार बना दिया। मतलब व्यापार चालू किया था, 5 साल बाद ये जो व्यापार है टॉप का व्यापार है। इनके व्यापार का जो लाभ है ना, वो करोड़ों रुपए में हो रहा है, करोड़ों रुपए में लाभ कमा रहे इन लोग। अब मस्त कार में घूम रहे इन लोग। अब सी जो है चुपचाप क्या कर रहा है, देख रहा है। अब सी अपनी किस्मत को कोस रहा है, काश मैं उस समय लोग का बात मान लेता और इनके व्यापार में शामिल हो जाता, तो आज मैं भी क्या होता? करोड़पति होता। ठीक। अब सी बेचारा नीचे मुंडी करके ए और बी के पास गया, बोला भैया मेरे को भी क्या बनना है आप लोगों के व्यापार में? साझेदार बनना है, मेरे को भी साझेदार बना दो। ये बोला कि मुझे भी साझेदार क्या कर दो? बना दो। अब आप बताओ, बना दे? बना दे? तो भाई ये क्या बात हुई? नहीं ठीक है, जब मेहनत करने का वक्त आया तब तो ये नहीं आया। आज व्यापार बनकर स्टैब्लिश हो गया है, बिल्कुल करोड़ों रुपए कमा रहे, तब ये आ गया। लालच से आ रहा है ना, तो क्या गारंटी कल को व्यापार बुरे दौर पे आया तो फिर भाग जाएगा। कुछ कंडीशंस रखेंगे क्या? ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा सिचुएशन आने दिया जाए क्या? तो देखो, जब कभी भी कोई साझेदार फर्म में आता है तो फर्म में आएगा तो खाली भी हाथ नहीं आएगा। सबसे पहले क्या लेकर आएगा? पूंजी लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? पूंजी लेकर आएगा। समझ में आया? प्लस क्या लेकर आएगा मालूम? अपने साथ ख्याति लेकर आएगा। अपने हिस्से की क्या लेकर आएगा? ख्याति। क्यों ख्याति लेकर आएगा? देखो जब अगर शुरुआत में वो आता तो फर्म का कोई ख्याति नहीं था, तब वो डायरेक्ट ए और बी ने कोई ख्याति नहीं थी, सी भी आता सिर्फ पूंजी लगाता शुरुआत में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, वो आ रहा है तो फर्म की ख्याति लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई आज ए और बी ने फर्म को उस मुकाम पर क्या कर दिया? पहुंचा दिया है 5 साल में। तो अपने 5 साल के मेहनत का फल लेंगे। बोले कि 5 साल बाद देखो हम करोड़ों रुपए लाभ कमा रहे हैं, तो तू लाभ में अगर हिस्सा चाहिए तो तुझे क्या लेकर आना पड़ेगा? पूंजी तो तू लाएगा, लेकिन साथ में ख्याति भी लाना पड़ेगा। और वो ख्याति किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? किसको मिलेगा? ए और बी को। क्यों? क्योंकि वो ए आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये बोल के सी का ऐसे आ रहा है, बाकायदा बोल कर आ रहा है कि भाई देखो मैं खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ, पूंजी ला रहा हूँ, और तुम लोग मेहनत का पैसा भी क्या कर रहा हूँ? लेकर आ रहा हूँ। आई बात समझ में? मतलब फ्री में नहीं आ रहा है, मतलब कल को उसको टांट नहीं मार सकते ये लोग कि भाई देख तू जब लाभ कमाने का वक्त था तब तक तू आया नहीं, लेकिन जब हमने लाभ कमाना चालू कर दिया तब तो तू आ गया। मतलब जब मेहनत का समय था तब तो आया नहीं, जब लाभ खाने लगे तो तू आ गया। तो लाभ का पैसा देने आ रहा है ये, बाकायदा क्या लेकर आ रहा है? पूंजी लेकर आ ही रहा है, साथ में क्या लेकर आ रहा है? ख्याति भी लेकर आ रहा है। ख्याति क्यों लेकर आ रहा है? कि जो उन्होंने मेहनत किया था, फर्म की ख्याति बन गई ना 5 साल के अंदर में, तो उसके हिस्से, अपने हिस्से की ख्याति ला रहा है। और ख्याति कौन रखेगा? ए और बी। क्यों रखेंगे ए और बी? हाँ बिल्कुल, दोनों ने मेहनत किया था। और दूसरी बात ये है कि देखो जब ये लोग लाभ कमा रहे थे, मान लो ए और बी का ये हिस्सा है, ए और बी का क्या ये हिस्सा है? ए का हिस्सा था, बी का हिस्सा था। अब नया साझेदार सी क्या करेगा? प्रवेश करेगा, तो लाभ इनका कम नहीं हो जाएगा? इनका लाभ में हिस्सा क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा कि नहीं होगा? तो लाभ में हिस्सा कम होगा तो हो सकता है बी अपना थोड़ा सा हिस्सा दे दे सी को, और ए अपने थोड़ा सा हिस्सा क्या कर दे? सी को
दे दे। तो देखो यहाँ सी का हिस्सा हो गया, नया हिस्सा आ गया सी का। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ए अपना हिस्से में थोड़ा त्याग कर रहा है, बी अपने हिस्से में थोड़ा त्याग कर रहा है, और किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। त्याग करके किसको दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं। तो भैया सी अपना हिस्सा क्या कर रहा है, ले रहा है। तो बताओ इस बार पैसा किसको मिलेगा, जो जितना अपना अपना हिस्सा बेच रहे हैं ना ए और बी, किसको बेच रहे हैं, सी को। तो वही ख्याति के रूप में क्या करेंगे, रखेंगे। समझ में आया। यानी कि वही बात हो गई कि देखो पूंजी जो लाता है, तो यानी कि क्या सिखाया हम लोगों ने यहाँ पे आपको, क्या सिखाया हमने आपको कि भाई जब कभी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा, जब कभी भी कोई नया साझेदार फर्म में अगर प्रवेश करता है भैया, तो क्या लेकर आएगा अपने साथ, दो चीज लेकर आएगा। एक से क्या पहले क्या लाएगा, पूंजी लेकर आएगा। पूंजी किस लिए लाएगा, लाभ के लिए लाएगा, ठीक है। जबकि साथ में क्या लेकर आएगा, अपने हिस्से की ख्याति, जिसको अपन प्रीमियम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे, ठीक है। ख्याति लेकर आएगा जिसको हम कहेंगे प्रीमियम। तो किस लिए लाएगा, लाभ में हिस्सा के लिए लाएगा, लाभ में हिस्सा के लिए। समझ में आया, लाभ में किसके लिए, हिस्सा के लिए। तो एक बार वो पूंजी लाए ना लाए चल जाएगा, ख्याति लाना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको ख्याति बोल रहे, प्रीमियम बोल रहे, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो आपको कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। देखो मान लीजिए एक फर्म है, और पूरे फर्म, इस फर्म में 3 साझेदार है, साझेदार ए है, साझेदार बी है, साझेदार सी है। और इस फर्म की पूरी ख्याति जो है ना, वो कितने रुपए है, 30,000 है। इन्होंने मेहनत से कमाई, क्रय की गई ख्याति नहीं, कमाई गई ख्याति। मैं बात कर रहा हूँ कमाई गई ख्याति की। कमाई की ख्याति यानी अर्जित ख्याति कितनी इनकी, 30,000 है, ठीक। इसको बोलेंगे ख्याति। अगर अपन ये तीनों साझेदार बराबर के अगर साझेदार है, तो इनके हिस्से का ख्याति कितना होगा, बोलो, ए का, बी का और सी का, इनके हिस्से का ख्याति क्या होगा, 10,000 10,000 हिस्सा होगा इनका। ये तो 10,000 इसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं, प्रीमियम। अगर आपको पूरे फर्म की बात करना है तो उसको बोलते हैं ख्याति। जब सिर्फ एक साझेदार के हिस्से की बात करते हैं, जब उसमें प्रीमियम, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो क्या लेकर आएगा, ख्याति। तो ख्याति क्यों लाएगा, लाभ में हिस्सा के लिए, और पूंजी क्यों लाएगा, लाभ प्राप्त है। पार्टी में जाते हो ना, पार्टी में जाते हो, खाना वाना खाते हो नहीं खाते हो, सबसे पहले क्या करते हो, जैसी पार्टी में जाते हो क्या करते हो, सबसे पहले खाने की तरफ दौड़ जाते हो कि सबसे पहले कहाँ देखते हो, मिल लेते हो। अरे कहाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, मिलते ही नहीं होगे बेटा, पहले तो खाने की तरफ दौड़ते हो। अच्छा चलो ठीक है, स्टेज में मिलने के बाद तो खाना ही दिखाई देता है। कहाँ जाते हो, खाने की तरफ, क्या करते हो, सच्ची बताना, वही ध्यान देते हो। सबसे पहले तो आप खोजते हो यार प्लेट कहाँ पर है, पहले खाना तो बाद में खोजोगे, लेकिन सबसे पहला देखते हो यार प्लेट कहाँ रखा है, यही सोचते हो, प्लेट लाओगे तभी तो खाना लोगे। बस यहाँ पे वही चीज़ है भाई, लाभ चाहिए उसके लिए पूंजी है, पूंजी लाभ चाहिए। लेकिन अगर लाभ के लिए, अगर लाभ में हिस्सा चाहिए, जब तक उसे लाभ में हिस्सा नहीं मिलेगा तब तक लाभ कहाँ से मिलेगा। तो जो ख्याति है वो क्या है, प्लेट की तरह है, लाभ में हिस्सा। अगर लाभ में हिस्सा पाना तो उसको ख्याति क्या करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो एक साझेदार जब फर्म में आता है तो पूंजी लाता है लाभ कमाने के लिए, और ख्याति लाता है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक, ठीक है। अच्छा यार एक चीज ये भी तो हो सकता है, दूसरी बात सुनो, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी व्यापार का मालिक बनता है, तो उस व्यापार के तमाम संपत्ति उसके, तो तमाम दायित्व भी उसी के, होता है कि नहीं होता है। यानी कल को आप अगर किसी व्यापार के मालिक बनोगे, तमाम संपत्ति आपकी, तमाम दायित्व भी किसके, आपके। उसी प्रकार जब सी प्रवेश कर रहा फर्म में, तो सी भी क्या हो जाएगा, हिस्सेदार नहीं हो जाएगा। इस फर्म में जैसी पूंजी देगा, तो इस फर्म की तमाम संपत्ति और दायित्व का अभी तक मालिक कौन है, ए और बी है, ठीक है। और अभी सी फर्म में प्रवेश करेगा तो वो भी तो इस संपत्ति और दायित्व में हिस्सेदार नहीं बन जाएगा। मतलब देखो, जब कभी कोई साझेदार प्रवेश करता है तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है कि इसके आने से इनके हितों की अनदेखी ना होनी चाहिए, और इसके आने से इसके हितों की कोई अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल बता रहा हूं। देखिए क्या होता है, अभी तक जो भी फर्म में संपत्ति है या फर्म में जो भी दायित्व है, उस पर किसका हक है बताओ, सी के आने से पहले ए और बी का हक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इन्होंने फर्म को स्टार्ट किया होगा, जब व्यापार को स्टार्ट किया होगा, तब संपत्ति का कुछ मूल्य रहा होगा। मान लीजिए संपत्ति का मूल्य 1 लाख रुपए रहा होगा, और 60,000 रुपए रहा होगा दायित्व का, जो भी रहा होगा, या 40,000, 10,000 जो भी रहा होगा, ठीक है। इन्होंने व्यापार किया होगा। जब एक चीज होता है कि जब व्यापार का नाम बढ़ता है, व्यापार की ख्याति बढ़ती है, जैसे कि मैंने बोला इन्होंने व्यापार किया, तो हो सकता है जब फर्म जब स्टार्ट हुआ होगा तो फर्म की संपत्ति का कोई खास वैल्यू नहीं रहा होगा। जब इन्होंने मेहनत किया होगा, मशक्कत किया होगा, व्यापार की ख्याति बढ़ाई होगी, तो इनकी मेहनत की वजह से संपत्ति का मूल्य बढ़ गया, तो हो गया कि नहीं बढ़ गया होगा, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई होगी ना, या हो सकता है दायित्व के मूल्य में कमी आई होगी, या फिर बढ़ोतरी होगी, जो भी रहा होगा। यानी कि जो भी संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हुई होगी, या संपत्ति के मूल्य में कमी हुई होगी, या दायित्व के मूल्य में बढ़ोतरी होगी, या दायित्व के मूल्य में कमी होगी, वो किसके कारण हुई होगी, ए और बी के कारण कि सी के कारण हुई, ए और बी के कारण, क्योंकि मेहनत वही कर रहे थे, मशक्कत वही कर रहे थे, सब कुछ। तो जो भी संपत्ति का मूल्य बढ़ा होगा या घटा होगा, किसके मेहनत का परिणाम है वो, ए और बी। अब
सी वहां पर आ जाएगा तो खाए के लिए मलाई खाए भैया फ्री में, ठीक है, क्यों मलाई खाए? तो क्या किया जाता है, जब सी आता है तो उसको बोल देते पूंजी और ख्याति ला, वो तो लाभ की बात है, लेकिन जो संपत्ति और दायित्व में भी तो हिस्सा पा रहा है, तो संपत्ति और दायित्व में जो भी फायदा हुआ है, जो भी लाभ हुआ है, जो भी हानि हुआ है, इसके आने से पहले ये लोग क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। जो भी संपत्ति का मूल्य बढ़ो, जो भी फायदा हुआ होगा फायदा को बांट लेंगे, या जो भी घाटा हुआ होगा घाटे को बांट लेंगे, नए सिरे से व्यापार चालू करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यानी कि जब कभी साझेदार आता है तो क्या किया जाता है, सबसे पहले पूंजी लेकर आएगा लाभ प्राप्त करने के लिए, ख्याति लेगा लाभ में हिस्सा के लिए, और वो ख्याति किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, ख्याति पे हक किसका होगा, जो ख्याति देगा तो किसको मिलेगा, ख्याति जो ख्याति लेकर आया किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा भैया ख्याति। किस अनुपात में, जो जितना ज्यादा त्याग करेगा उस अनुपात में, क्योंकि भैया लोग अपने मेहनत का पैसा लेंगे ही, भाई नया साझेदार को प्रवेश कर रहे तो अपना हिस्सा में त्याग कर रहे कि नहीं कर रहे। मान लो मैं और अजय बैठ के एक रोटी खा रहे हैं, एक रोटी में हम दोनों आधा आधा खा रहे हैं, सडनली वहां पे आयुष आ जाता है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा रोटी तोड़ के किसको देंगे, आयुष को देंगे, थोड़ा सा रोटी तोड़ के मैं दूंगा, थोड़ा वो तोड़ देगा, यानी हम दोनों त्याग करेंगे और वो क्या करेगा, प्राप्त करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तो ये कहानी है। और हाँ, संपत्ति के मूल्य में जो भी बढ़ोतरी होगी, जो भी फायदा होगा, उसके पुनर्मूल्यांकन में जो भी हानि होगा उसको भी क्या करेंगे, पुराने साझेदार उसके आने से पहले बांट लेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा हम स्टेप में पिरोते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, जब कभी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन से चरण होते हैं, देखते हैं कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला चरण, नंबर 1 चरण, ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 चरण होता है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। सबसे पहले तो होता है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो नए लाभ हानि अनुपात है उसकी गणना करनी पड़ती है, पहली बात तो। दूसरी बात की गणना करनी पड़ती है त्याग अनुपात की गणना। किसकी गणना करनी पड़ेगी, फर्म में पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात की गणना, साझेदारों के त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ती है। क्लियर है कि भाई कौन साझेदार कितना त्याग कर रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा उसके बाद अपने को अगला करना पड़ता है नए साझेदार द्वारा। तीसरा स्टेप क्या होता है, नए साझेदार द्वारा पूंजी एवं प्रीमियम की राशि लाना, प्रीमियम की राशि नगद लाना, प्रीमियम की राशि नगद लाना, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम की राशि नगद लाएगा। ठीक है, पूंजी तो व्यापार में लग जाएगा, प्रीमियम की राशि किसको मिलेगी, पुराने साझेदारों को। किसको मिलेगी, क्योंकि उन लोग अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं नए साझेदार को। ठीक है, इसी प्रकार अब क्या होता है, प्रीमियम का लेखांकन उपचार करना पड़ेगा, तो फिर क्या किया जाता है, ख्याति का लेखांकन उपचार। अब साझेदार ख्याति लेकर आया है तो ख्याति का फिर क्या करना पड़ता है, अपन को लेखांकन उपचार करना पड़ता है कि जो वो प्रीमियम लेकर आया है तो प्रीमियम किसको मिलेगा, पुराने साझेदारों को मिलेगा, या हो सकता है पहले से कोई विद्यमान ख्याति उसको भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी बात वहां पे अपन देखना पड़ता है, ख्याति का लेखांकन उपचार करना पड़ता है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना। ये लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। मतलब क्या होता है कि भाई जब फर्म में प्रवेश कर रहा है तो फर्म का मालिक जब वो बनेगा, समान संपत्ति उसकी, तमाम दायित्व भी फर्म के मालिकों की, तो नया साझेदार आ रहा है तो भी तो संपत्ति और दायित्व में हिस्सेदार हो जाएगा। तो भैया संपत्ति के मूल्य में जो भी बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है, पुराने साझेदार। तो ये आके अगर मान लीजिए संपत्ति के मूल्य में मतलब फायदा हुआ है तो मजा किसका हो जाएगा, नए साझेदार का। इनके साथ इनके हितों की अनदेखी हो जाएगी। और उसी जगह अगर मान लो ये हानि में, मान लो पुनर्मूल्यांकन पे हानि हुआ और ये हिस्सेदार हो जाएगा, तो भाई किसके साथ गलत हो जाएगा, सी के साथ गलत हो जाएगा, इनका मजा हो जाएगा, है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। और जो भी इसमें लाभ होता है या जो भी हानि होता है उसका जिम्मेदार कौन होता है, बिल्कुल पुराने साझेदार होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी तक कौन था फर्म में, पुराने लोग थे, तो पुराने ही उसके जिम्मेदार होंगे, नया क्यों बनेगा भाई ये जिम्मेदार। आई बात समझ में। इसी तरह नंबर 6 होता है स्टेप, अब क्या करा जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना, समस्त साझेदारों का, नए पुराने सब मिलाकर समस्त साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तैयार किया जाता है। ओके, और अंत में क्या बनाया जाता है, फर्म का, नई फर्म का चिट्ठा। क्या बनाया जाता है, नई फर्म का चिट्ठा, नई फर्म का चिट्ठा। आप बोलोगे सर नई फर्म क्यों बोल रहे हो, देखो बच्चों, जब कभी भी क्या होता है, जब भी कोई फर्म चल रही होती है और इसमें 2 साझेदार है, ए और बी, ये फर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इनका क्या है, सल्लेख है। ठीक है, उन लोगों का क्या है, अपना सल्लेख है। जब कभी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है फर्म में, जब कभी कोई नया साझेदार फर्म में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो क्या किया जाता है मालूम, पुराने सल्लेख को फाड़ के फेंक दिया जाता है।
यानी पुराने साझेदारी मर जाती है, फर्म नहीं मरता है, पुराने साझेदारी बंद होती है और नई साझेदारी जन्म लेती है। क्या होता है? नई साझेदारी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पुराना साझेदारी बंद होता है और नई साझेदारी क्या होती है? जन्म होती है। फर्म नहीं बंद होता है, नया फर्म नहीं चालू होता, नई साझेदारी चालू होती है। क्या होती है? नई साझेदारी, और उनका नया क्या बनता है? नया सल्लेख बनता है। फिर से उनका क्या बनता है? एक नया सल्लेख बनता है नए साझेदार के प्रवेश पर। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, क्या नए साझेदार को हम लोग प्रवेश कभी भी आ जाएगा साल के बीच में? नया साझेदार के प्रवेश का एक समय होता है। वो समय क्या होता है मालूम है? हमेशा साल के शुरुआत में आएगा। कब आएगा? वर्ष के, कभी भी वर्ष के प्रारंभ में आएगा या फिर अंत में आएगा। कई बात है, वर्ष के प्रारंभ में आएगा या फिर क्या आएगा? अंत में। उसका कारण क्या है? कारण उसका एक कि वर्ष के प्रारंभ में या अंत में क्या होता है? कई बात है, वर्ष का प्रारंभ या अंत, उस समय क्या होता है? लाभ की गणना की जाती है। सब कुछ साफ सुथरा होता है, लाभ की गणना हो जाती है, सारे खाते बंद हो जाते हैं। तो जो भी खातों का लेन देन है, संपत्तियों की वृद्धि में कमी या बढ़ोतरी देखना है, या ख्याति का जो भी लेखांकन उपचार करना है, वो करना बड़ा आसान होता है। अब व्यापार के बीच में अगर आएगा तो बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगा? खाता को बंद करो, फिर लाभ की गणना करो, फिर साझेदारों में बांटो, डबल काम नहीं होगा। इससे अच्छा क्या करो, सीधा वर्ष के अंत में जब एक साथ काम कर लो, खाते को भी बंद कर लो, लाभ की गणना भी कर लो, और जो जो समायोजन करना वो भी क्या कर लो, आप कंप्लीट कर लो। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। तो साझेदार कभी भी प्रवेश करता तो ऐसी मुंह उठा के किसी भी समय में नहीं आ जाता है, वर्ष के बीच में या कभी भी कोई भी तारीख को नहीं आ जाएगा, बल्कि एक समय पे आएगा। और समय क्या होगा? या तो वर्ष के अंत में आएगा या वर्ष के प्रारंभ में आएगा। ज्यादातर वर्ष के प्रारंभ में ही आता है। क्लियर है आप सभी को? ओके, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ पूछना है? तो क्या सीखा हमने? जब कभी कोई नया साझेदार आता है तो अपने साथ पूंजी लाएगा। क्या, किस लिए लाएगा? लाभ के लिए लाएगा, लाभ पाने के लिए लाएगा, और साथ में ख्याति लाएगा। क्यों लाएगा ख्याति? लाभ में हिस्सा पाने के लिए। पूंजी लाएगा वो फर्म में लग जाएगा, ख्याति लाएगा वो पुराने साझेदारों में बढ़ जाएगा। कौन से अनुपात में? उनके त्याग अनुपात में। जो जितना त्याग करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा संपत्ति और दायित्व में जो भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी फायदा होगा, उस फायदे पे किसका हक है? पुराने साझेदारों का। और उस अगर नुकसान होगा तो उस पर भी किसका हक है? क्योंकि मेहनत तो पुराने साझेदार करते, वो जानेंगे भैया नया तो अभी भी बेचारा शादी हो क्या है, बहू टाइप का, वो काहे जिम्मेदार हो, है ना। और पुराने लोग उसके ऊपर टांट ना मारे करके क्या है, ख्याति लेकर आया भैया, अच्छा खासा पैसा लेकर आया, टांट नहीं मारेगा मिश्रा जी, है ना। ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर अपन आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप समझ गए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपन काम को क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और पहला स्टेप क्या है? नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ हानि अनुपात की गणना करना। ठीक है। तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करें। कैसे करते हैं नए लाभ हानि अनुपात की गणना? ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई साझेदार है, जैसे मान लीजिए कौन साझेदार है, ए और बी दो साझेदार है। ठीक है। ए और बी साझेदार है और ये इनका हिस्सा है, पूरा फर्म का लाभ है। 1 2 3 4, 3 2 5 लाख, 5 हिस्सा है। ठीक है। इसमें से मान लो 3:2 के साझेदार है, मतलब 3 हिस्सा किसका है? ए का है। ये 3 हिस्सा जो है ए का है और ये 2 हिस्सा किसका है? बी का है। ठीक है। अभी सी आया, मान लो सी आता है फर्म में। कौन आता है? सी आता है। सी बोलता है कि मैं 1/4 हिस्सा लूंगा, सॉरी 1/5 हिस्सा लूंगा बोलता है। 1/5 हिस्सा का मतलब क्या होता है कि 5 हिस्सा है उस फर्म में। इसका मतलब क्या होता है? उस घर में कुल मिला के 5 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा ये लेगा। यानी बोला कि ये हिस्सा मैं ले रहा हूं, तो ये हिस्सा कौन ले लिया? सी ले लिया। अब बच गया किसके लिए? ए और बी। तो ए और बी इसको क्या कर लेंगे? अपने पुराने अनुपात में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो ये अलग अलग सिस्टम है। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा अपन को बनाना है। समझ में आया? जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा अपन को बनाना है। एक और ट्रिक दे दूं मैं आप लोगों को, सुनो। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फर्म में जैसे मान लो 4/5 है, जैसे फर्म का हिस्सा है 4/5, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है? कोई बता सकता है? बताओ। 1/5 बचा हुआ हिस्सा कितना है? 1/5। उसी अगर मैं बोलूं 3/5 है तो बोलो बचा हुआ हिस्सा कैसे निकाला मैंने? मतलब मैंने हर को देखा, 3/5 है, हर कितना? 5 है। बताओ 3 में ऐसा कितना जोड़ू कि 5 आ जाए? 2, तो 2/5 बचा हुआ हिस्सा। उसी अगर मैं बोलूं 7/9 तो बचा हुआ हिस्सा 2/9 नहीं हो जाएगा। उसी जगह मैं बोलूं 1/3 तो बचा हुआ हिस्सा 2/3। तो शेष भाग, तो समझ में आ गया शेष भाग कैसे निकालना? फट से आप कैसे भी निकाल लोगे, कितना भी रहेगा। आप भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। चलो 1/4 है तो बचा हिस्सा 3/4। नहीं आया समझ में? आ गया? 3/4 हो जाएगा। तो ये हिस्सा अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए
तो यहाँ तक अपना काम खत्म हो गया है। अब यार अपन क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते। लाइए आपको बुक का क्वेश्चन दिखाइए आपको न्यू बुक दिखाइए हमें। हम आपके बुक से क्वेश्चन करते हैं फटाफट ना, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना है, दिमाग लगाना है, समझना, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिएगा देखिए अब एक क्वेश्चन दिया है, देखिए आप ही बुक का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। कहता है ए और बी एक फर्म में साझेदार है। देखो सुन लो क्या लिखा क्वेश्चन में जो लिखा है उसको साइड में लिख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा कि यही लिख देता हूँ, यही लिख दूँ क्या? इधर देखो, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, बात नहीं करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। लिखा है ए और बी साझेदार हैं। या एक काम करते हैं यार, साइड में लिखते तो उसमें क्या अपने को समझने में ज़्यादा आसानी होता है। साइड में क्वेश्चन की समरी लिखता हूँ मैं, ठीक है। सुनो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, क्या कहता है देखें। ए और बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। यानी कि ए और बी दोनों साझेदार और कैसा लाभ विभाजित करते हैं? 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। भावी अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको भावी अनुपात ज्ञात करना है। कंडीशन नंबर 1, 2 कंडीशन है इसमें। कंडीशन नंबर 1, यदि वो सी को 1/5 भाग के लिए सम्मिलित करते तो नया अनुपात क्या होगा? क्या बोल रहा है? यदि वो सी को प्रवेश देते हैं और कितने भाग के लिए प्रवेश देते हैं? 1/5 भाग के लिए। यानी यदि सी को 1/5 भाग हेतु प्रवेश दिया जाए, अगर सी को 1/5 भाग दिया जाता है तो क्या होगा? नया अनुपात। और दूसरा कंडीशन कहता है, कंडीशन नंबर 2, यदि सी को 1/4 भाग के लिए सम्मिलित करे तो क्या होगा? यदि सी को 1/4 भाग हेतु प्रवेश दिया जाए तो आपको इस क्वेश्चन में कहता है कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना करो। भावी अनुपात मतलब भविष्य का अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात की क्या करो? भावी अनुपात की गणना कीजिए बोल रहा है। भावी अनुपात की क्या करिए? गणना कीजिए बोल रहा है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा अपन क्या करेंगे? देखिए, ठीक है। तो 2 in 1 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में 2 चीजें बोल रहा है कि ए और बी दोनों साझेदार है। इधर ध्यान दो, ए और बी दोनों साझेदार है। यदि सी को 1/5 भाग तो प्रवेश दिया जाए तो क्या होगा, ये अपन को देखना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन वाला 1 बनाते हैं। तो कंडीशन नंबर 1, यदि सी को 1/5 भाग हेतु प्रवेश दिया जाए तो क्या होगा देखते हैं। चलिए देखिए, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो देखो पहले लिखो क्वेश्चन को, ए और बी लिखेंगे। ए और बी क्रमशः 3:2 के साझेदार है। ए और बी क्रमशः कितने अनुपात के साझेदार है? 3:2 के साझेदार हैं। उन्होंने सी को फर्म में 1/5 भाग हेतु प्रवेश दिया। उन्होंने सी को फर्म में 1/5 भाग हेतु प्रवेश दिया, ठीक है। अब नया अनुपात की गणना करनी, तो कैसे करें? देखो अब इसमें बोला क्या, देखो क्या बोला कि ए और बी साझेदार थे, सी आया 1/5 भाग के लिए मैं कब्जा कर लिया, तो अब ए और बी का क्या हिस्सा होगा? तो कैसे क्या बोला इसमें कि ए, तो भाई ये तो कंफर्म है कि जब सी आया होगा तो ए ने कुछ त्याग किया होगा और बी ने भी कुछ क्या किया होगा? त्याग किया होगा। सही बात है कि नहीं? ए ने कुछ त्याग किया होगा और बी ने भी कुछ क्या किया होगा? त्याग किया होगा। सवाल उठता है कितना त्याग किया होगा, कुछ बोला नहीं है। तो ये मानिए, क्या मानिए मालूम है, 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है ना, तो मान लो फर्म में कुल मिला के 5 भाग रहा होगा, उसमें से ये वाला भाग कौन ले लिया? सी ले लिया। तो जो बचा भाग था ना, बचा भाग है पूरा भाग, इस भाग को ये लोग क्या करेंगे मालूम है? ए और बी अपने पुराने अनुपात में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? भाई पूरे फर्म का भाग कितना था? 5 भाग था। 5 में से एक भाग कौन ले लिया? सी ले लिया। बचा भाग कितना? 4 भाग। इस 4 भाग को ए और बी ने पुराने अनुपात में बांट लिया, ये माना जाता है, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि बोला नहीं ना किसने कितना त्याग किया, ए ने कितना दिया सी को, बी ने कितना दिया सी को, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप ये मान के चलिएगा पूरे फर्म में 1/5 भाग कौन रख लिया? सी रख लिया। 1/5 भाग सी रख लिया, तो बचा भाग कितना? 4/5। तो 4/5 भाग कौन बांटेगा? ए और बी 3:2 में बांट लेंगे। तो देखो कैसे निकालोगे जब इस प्रकार का नया सिचुएशन आए, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला, जब ऐसा सिचुएशन आए, ए और बी साझेदार 3:2 के, सी को प्रवेश दिया, तो देखो लिखना माना फर्म का लाभ, लिखना माना फर्म का लाभ बराबर लिख लेना 1 है। मान लो पूरा फर्म का लाभ कितना है? 1 है। इसलिए सी का भाग, तो सी का भाग कितना बोल रहा है यहाँ पे? 1/5। तो लिखना आता है शेष भाग बराबर, तो बोलो शेष भाग कितना हो जाएगा? 4/5। अब इस 4/5 पे किसका हक है? ए और बी। इस 4/5 को ए और बी पुराने अनुपात में बांट लेंगे। क्या लिखेंगे? 4/5 भाग को
4/5 भाग का ए और बी में उनके पुराने अनुपात 3:2 के अनुपात में विभाजन करने पर चलो उनका विभाजन कर देते हैं। तो कर दे विभाजन, याद है मतलब 4/5 भाग को उनको 3:2 में बांटना है। याद है मैं बोलूंगा 2000 को बांटो 3:2 में, कैसे बांटते हो आप लोग? 2000 गुणित क्या करते हो 3/5 और 2000 गुणित 2/5 नहीं करते हो, ऐसे ही तो करते हो। जब मैं बोलता हूँ 2000 को 3:2 में बांटो तो ऐसे नहीं बांटते हो कि नहीं बांटते हो? बांटते हो ना। तो बस मैं बोल रहा हूँ कि 4/5 भाग को आप 3:2 में बांटो। तो कैसे बांटोगे? तो लिखोगे ए का हिस्सा, 4/5 भाग को आप 3/5 ए का हिस्सा, और 4/5 भाग को किसमें बांटोगे? बी में, कितना? 2/5 हिस्सा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, बांट दें, सही है, ओके, ऐसी बांटो। चलो इसका पहले आप कुछ काटा पीटी मत करना, पहले नॉर्मल करो। 4 तिया 12, 5 25, कभी काटा पीटी मत करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 12, अच्छा सॉरी 8 और 5 25 हो गया। अब सी का हिसाब किताब कर लो, बोलो सी का भाग कितना है? बस ऐसा बांट दिया है उसका। अब सी का देखो हर को बड़ा समान करना पड़ेगा, मैंने सिखाया कि हर हमेशा क्या होना चाहिए? समान। तो सी का हर कितना? 5 है, तो उसको समान तो करना पड़ेगा। तो बोलो सी का है 1/5, बोलो कितने का गुणा किया जाए हर में कि 25 आ जाए? 5 का। तो 5 का नीचे तो फिर 5 को ऊपर करना, समझ गए? कितना हो जाएगा? 1 पंचे 5 और 5 25। तो इस प्रकार साझेदारों का जो नया अनुपात आया तो अपन लिख सकते हैं अतः साझेदार ए बी एवं सी का नया अनुपात क्रमशः कितना होगा? 12:8:5 होगा। देख लो 12:8:5 होगा। जोड़ के देख लो 12 8 कितना होता है? 20 20 5 25। क्या इसको काटना पॉसिबल है? नहीं है। तो बस यही तुम्हारा आंसर होगा। देख लो आंसर आ गया होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया 1/5 भाग को लेकर। अब आप इसी को किस हिसाब से बनाओगे? 1/4 भाग से बना लोगे। तो अगर 1/4 भाग शेष 1/4 भाग को रख लेगा, सी रख लेगा, तो शेष भाग कितना? 3/4 भाग को ऐसी बांटोगे और उसका हर को क्या कर लोगे? बराबर कर लोगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से इसको नोट करिए, बना के हमको दिखाइए, फिर हम देखते हैं। एक बार और बताएं, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ए और बी 3:2 के साझेदार थे। तो ए और बी 3:2 के साझेदार थे। सी ने 1/5 भाग के लिए प्रवेश किया, ठीक है, तो सी ने भाग किया 1/5 भाग के लिए। तो इसमें लिखा है क्या क्वेश्चन में कि ए कितना दे रहा है, सी को बी कितना दे रहा है? ये तो कंफर्म में दिए होंगे, बट कितना दे रहा है ऐसा कुछ तो नहीं दिखा है। तब ऐसे सिचुएशन में क्या करना? फर्म का कुल भाग कितना है? 1 है। ये तो कंफर्म है कि फर्म का पूरा भाग कितना है? 1 है। सी का भाग कितना है? 1/5। तो बचा भाग कितना? तो इस 4/5 पे किसका हक है? पुराने अनुपात में बांट दो। बांटना आता है ना पूरा अनुपात में। मैं अगर आपको बोलूंगा 2000 को बांटो 3:2 में, कैसे बांटते हो आप? 2000 गुणित, यही है ना, ऐसी गणना करते हो ना। मैं बोल रहा हूँ 4/5 भाग को बांटो, सेम वही तो किया। देख लो इसके जगह 4/5 आ गया, इसके जगह 4/5 आ गया, वही तो किया मैंने। आई बात समझ में? हाँ ओके। वो उस भाग से मैं प्रवेश करूंगा, हाँ तो हम लोग को हर सामान करने के लिए जो नीचे हाँ वो करना पड़ेगा। ऊपर की वही लेना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, तभी तो समान हो पाएगा। नीचे जितना लोगे हर सामान करना 5 का गुणा नीचे में, तो फिर 5 का गुणा ऊपर में करना ही पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा। काटोगे फिर 5 एकम 5 5 25 आ जाएगा आंसर। जरूरी नहीं कि ऊपर या नीचे क्या है। हाँ जरूरी नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा जरूरी नहीं है, आपको हर बराबर करना है बस। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता और हर बराबर करना, तो फिर 2 5 2 10 ऐसा हो जाता, 10/25 ऐसा, समझ गए? ओके, आपको हर से मतलब है, किससे मतलब है? हर से। तो हर का नीचे में अगर 5 का गुणा करोगे तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। और देखो ना कट, अगर इसको काटोगे 5 एकम 5 5 25 तो वही आ जाएगा घूम फिर के फिर से। और दूसरा चीज ये सर कि अगर वो नीचे का हर बराबर आ गया तो ऊपर का जो संख्या वो अपन अनुपात में लेंगे, उसको हाँ। टोटल करने से मतलब बराबर आना चाहिए ना, तभी तो होता है भैया। वही तो सीखे अपन लोग हमेशा से कि हर हमेशा बराबर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं देगा कि घुमा दे रहा नहीं। नहीं नहीं आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। सही बनाया हो तो जरूर आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने 1/5 भाग वाला क्वेश्चन कर लिया। 1/4 भाग वाला आप खुद बनाएंगे।
और अगले क्लास में हम लोग इससे और वैरायटी वाले क्वेश्चंस देखेंगे नए टाइप का। यार देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन है बोलेगा वैसे ही अपन को डील करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने बुक से बना लेना। ओके, चलिए, थैंक यू।